अभी भी सुनना पसंद है? अच्छा, सुन सकते हैं? मुझे लगा भाई आप सब लोग ना कह देंगे तो मैं फारिग हो जाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों का महज 10-12 मिनट लूँगा, क्योंकि पूरे दिन के बाद माने या ना माने दिमाग तो थक ही जाता है, शरीर भी थक जाता है। जब शरीर थकता है तो हमारा हार्ट बीट कम होता है। जब हार्ट बीट कम होता है, दिमाग को खुराक कम मिलता है, ब्लड कम मिलता है, तो एक्टिव कम हो जाता है। तो आप हाथ जरूर उठा लिए हैं, उसकी लाज तो मैं रखूँगा, लेकिन सच ये है कि थोड़ा दौड़े चलेंगे फिरेंगे तो हमारे दिमाग को खुराक मिलने लगेगा, ब्रेन एक्टिव होगा। स्नेही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा से मैं स्नेही रन करता हूँ। सच्चाई ये नहीं है, मैं स्नेही के साथ रन करता हूँ जी, मैं स्नेही को नहीं रन करता हूँ, स्नेही के साथ मैं रन करता हूँ। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पे काम करता है, और पूरी दुनिया में और हमारे समाज में ये बड़ा दुर्भाग्य है से हेल्थ और बीमारी इस दोनों में फर्क करने की तमीज़ नहीं है। इसकी तमीज़ी नहीं हमको है से बीमारी क्या होती है और स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी तमीज़ नहीं है। और उसकी वजह हम भी जिम्मेदार दिए, क्योंकि पिछले आप देखें 100 साल से ज़्यादा में इस दुनिया में $1 ट्रिलियन खर्च करके दवाई बनाने वाली कंपनियाँ और जो कंपनियाँ मेडिकल ग्रेजुएट को एजेंट बनाती हैं, उन्होंने माइंड सेटअप डेवलप किया है। और वो देखिएगा, पीठ में दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, गोली खा ली। ये एक अजीब सा सानहा है, एक अजीब सी ट्रेजेडी है। और उसका जो रूट है वो यही है, सिर्फ बीमारी में और स्वास्थ्य में, सेहत में हमारे फर्क करना तमीज़ में नहीं आया, आज तक हमें बताया नहीं गया है और हम करते भी नहीं हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दोनों दो पोल अपार्ट चीज़ें हैं। और दुनिया में अभी तक मेंटल जिसको कहते हैं ब्रेन या जो भी है, उसकी कुछ समझ पैदा नहीं हुई है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि अगर आप डिसमल डाल के और 9 जीरो डालें फिर 1% डालें, उतनी भी समझ नहीं पैदा हुई है। आप जितने भी लिटरेचर डेवलप हुए हैं न्यूरोलॉजी में या साइकेट्री में, उनको आप पढ़ें तो आपको कहीं भी कोई बहुत साइंटिफिक मेडिकल या रेशनल पैरामीटर नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स की बीमारी है। तो बाई एंड लार्ज जिसको बीमारी कहते हैं, मेंटल इलनेस कहते हैं, डिसऑर्डर ज़्यादा अच्छा वर्ड है, चूँकि ऑर्डर नहीं होता है तो समझ में आता है तो डिसऑर्डर कह देते हैं। तो उसका कोई बहुत रेशनल साइंटिफिक या मेडिकल क्या कहते हैं पैरामीटर नहीं है, लेकिन अब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो भी चल रहा है। मैं बात करूंगा बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए, दुनिया में हर समाज जो सब है वो बच्चों को एसेट मानता है। दुनिया का हर समाज जो सब है तो वो बच्चों को एसेट मानता है। दुर्भाग्य से हमारा समाज दूर दूर तक सभ्य नहीं है। बच्चे हमारे लिए या तो बच्चे हैं या बेकार फालतू हैं, नई बात सुनते हैं, बेकार हैं, पढ़ते नहीं हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, इनको समझ नहीं है, ये दुनिया को नहीं समझते हैं, ये तो अपने मुताबिक चलते हैं और ये बड़ों को सुनते नहीं हैं, इनकी अपनी कोई समझ नहीं है। या तो ये है बच्चे के बारे में हम तभी समझ हैं, या तो बच्चे हैं जो हम कहेंगे सुनेंगे या नहीं सुना तो ये समझ है। अब ऐसे हालात में अगर बच्चों को कोई परेशानी हो जाए या कोई इशू हो जाए तो उसको भी हम अपने ढंग से हम हैंडल करते हैं। जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है, मेंटल हेल्थ की समझ दो ही तरह की है, या तो पागल है, लांछन है, स्टिग्मा है, या नॉर्मल है। दो ही समझ है जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, और दोनों सच्चाई नहीं है। कभी कभी मैं मेंटल हेल्थ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है, वो पुरानी फिल्म है, कहता है कोई गाना है, ये मंजिलें है कौन सी न वो समझ सके न हम, रोशनी के साथ ये धुआं उठा क्यों चराग से। तो आमतौर पे जब लोग आप देखिएगा जो बहुत तेजस्वी होते हैं, जब दुनिया को अलग से सोचते हैं,
और जिनके अंदर स्पार्क होता है, सोचने की अलग तरह से दुनिया को देखने की कैपेसिटी होती है, एनालाइज करने की कैपेसिटी होती है। और वो गैलीलियो से शुरू होता है या सोक्रेटिस से शुरू होता है, और अभी तक बहुत सारे लोग हैं उनको पागल करार दे करके या तो उनको शांत करने की कोशिश की जाती है या उनको एजाइलम में डाल देने की कोशिश की जाती है। एजाइलम की सच्चाई हमसे ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे, यहाँ बैठी है रत्ना, कल उनसे पूछिएगा एजाइलम होता क्या है, वो बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। हम आप सबको कहेंगे कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो एक बार जाके एजाइलम जरूर देखिए। इसलिए कहता हूँ देखने के लिए, आप वहाँ जब देखेंगे एजाइलम, पूरे देश में एजाइलम है, तो ये एहसास होगा कि आज भी इस दुनिया में 21st सेंचुरी में एक मेडिकल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो अपना कहता है मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, वो इस तरह के सेटअप को चलने दे रहा है, इतनी ह्यूमन कंडीशन में भी सेटअप को चला रहा है, चलने दे रहा है। फिर आपको क्वेश्चन होगा साइंस के ऊपर या साइंस से स्टूडेंट। हमारी जो समझ है मेंटल हेल्थ की इतने सालों में 1994 से काम करके, वो ये है मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड resulting in productive activities, fulfilling relationship and the ability to adapt to change and cope with adversity. Mental health is indispensable to personal well-being, family and interpersonal relationship and a positive contribution to society. उधर है नहीं ना, सिर्फ इधर ही है। हाँ तो होता तो इधर क्यों देखता, मैं उधर देखता ना। तो मेंटल हेल्थ की जो समझ है वो यही है कि ये बहुत ही इंडिस्पेंसेबल है किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, और ये इंसान को कैपेसिटी देती है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो इट गिव यू कैपेसिटी टू टेक द एडवर्स इन योर ओन फोल्ड, when you face the adversity in very calm and cool way and more constructive way, more active way. जब बच्चों की बात चली है तो चाइल्ड मेंटल हेल्थ की बात करने हैं। हमारे समाज में आज की तारीख में कोई 18 साल तक बच्चा मानते हैं, जो WHO ने पैरामीटर हो गया चुके हैं, और हमारे समाज में तो भाई 24-25 साल तक बच्चे ही हैं, और 45 साल तक यूथ है। आप यूथ कांग्रेस का डिफिनेशन है या भारतीय युवा का डिफिनेशन जो पोलिटिकल पार्टी हमारे देश चलाती हैं, 45 साल तक का यूथ है और 18 साल तक का बच्चे हैं। 18 साल जो की उम्र के जो लोग हैं वो इस देश में करीब 44% हैं। 122 करोड़ की आबादी में 44% अगर ट्रांसलेट करेंगे तो 52-54 करोड़ के आसपास जाता है। इतनी बड़ी आबादी, और इसके बारे में कोई सोच नहीं है। सच पूछिए, आप जाकर के इस देश में के प्लान को पढ़ लीजिए, 1255 प्लान को पढ़ लीजिए, पॉलिसी को पढ़ लीजिए, आज तक बच्चा और बचपना डिफाइन नहीं हुआ है देश। कोई डिफिनेशन नहीं है। आप हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सीखूंगा उससे। तो इतनी बड़ी आबादी के बारे में कोई सोच नहीं है, और कौन बच्चा है, बचपना क्या है, उसके बाद वो भी आज तक तय नहीं हो पाया। दूसरी तरह आप देखेंगे तो WHO के पैरामीटर कहते हैं जैसे भाई लड़कपना में काफ़ी सुसाइड लोग करते हैं। हमारे देश में एक स्टडी की थी इंडियन मेंटल काउंसिल ICMR ने, उन्होंने कहा था कि 7 से 12% जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र तक, उनमें 7 से 12% के को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको अटेंशन की ज़रूरत है या किसी न किसी केयर की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है। खुशकिस्मती से वो जो स्टडी है वो आज तक पब्लिश नहीं हो पाई। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा। पूरी दुनिया में चाइल्ड मेंटल हेल्थ एक सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज किया है। पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ पे तालीम डेवलप हुई है या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उन्होंने चाइल्ड मेंटल हेल्थ को एक सेपरेट डिसिप्लिन उन्होंने इवॉल्व किया है। और उनका मानना ये है कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ दवाइयों से नहीं ठीक की जा सकती। चाइल्ड मेंटल हेल्थ बेसिकली थेरेपी की जरिए, लाइफ स्टाइल चेंज करके या उनके जो आसपास के जो हालात हैं उसको बदल करके बच्चे को समझ के ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन आज इस देश में किसी बच्चे में कोई व्यवहारिक परेशानी है या कोई सोच की परेशानी है या नहीं सुन रहा है, चिल्ला रहा है, डांट रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, तो उसका सबसे आसान कायदा होता है वो किसी भी आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, वो सीडेटिव दे देगा और वो आराम से हो जाएगा। होता क्या है, जब बच्चे की बात हम नहीं सुनते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है बच्चा जिला के कुछ सुनाना चाहता है, वो बहुत अनप्लीजेंट होता है।
पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, क्योंकि कोई भी आपसे जो कमज़ोर है और आपको क्वेश्चन करें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चा तो कमज़ोर है, वो कमा भी नहीं पा रहा है, तो जब वो आपको पहले पेरेंट्स क्वेश्चन करता है, एज ए टीचर क्वेश्चन करता है और एज ए सोसाइटी आपको क्वेश्चन करता है, तो आपके बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, बौखला जाते हैं। अब उस हालत में आप कैसे चुप कराएं? या तो पीट के चुप करा देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, स्कूल में कोने में खड़ा कर देंगे, क्लासरूम में या क्लास के बाहर दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। और उससे बजाय उसके बेहतर हो, उसकी परेशानी और बढ़ती है। उसके अंदर गुस्सा आता है, उसके अंदर बहुत ही कहीं ना कहीं ज्वाला फूटती है, यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा करके दिया, मुझे अछूत बना के खड़ा कर दिया गया। तो उसके अंदर और एग्रेशन आता है, इरिटेशन होती है। तो वैसी हालत में सबसे आसान होता है कि उसको ले जाएं और कोई सेडेटिव दे दें। पूरी दुनिया में आप यकीन करें, बच्चे को खासकर 18-20 साल तक एंटी डिप्रेशन खिलाना सख्त मना है, क्योंकि एंटी डिप्रेशन का जो साइड इफेक्ट है वो सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल थॉट्स है, सुसाइड एक्शन भी कर सकता है बच्चा। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप सर्वे कर लें, कोई 4000 के करीब साइकेट्रिस्ट हैं जो टर्शियरी केयर में ट्रेन हैं, और उनके पास बच्चे को ले जाइए तो आराम से डिप्रेशन दे देंगे और कुछ जो भी उनके मन में आएगा वो लिख देंगे। उनको दवा बेचनी है, दवाई की कंपनी से उनको पैसा आना है तो लिख देते हैं, कोई फोन करता है। माँ बाप को, समाज को अच्छा इसलिए लगता है, बच्चा 5 दिन सोया रहा, थोड़ा सी लेट रहा तो लगता है चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ा हो रहा है। प्रिविलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में बच्चे का बचपना होता जा रहा है, बच्चे का प्यार होता जा रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस होता जा रहा है, बच्चे का स्पेस होता जा रहा है। तो जब बचपना जब होएगा, जब किसी भी बिल्डिंग की प्लीथ कमजोर होगी तो ऑब्वियसली आप सोचते हैं बिल्डिंग कितनी कमजोर होनी है। तो जैसे वो बड़ा होता है, रिश्ते की कमी, पहचान की कमी और क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस की कमी, तो ये सब जब उसको परेशान करती है तो क्वेश्चन करता है, अपने से क्वेश्चन या उसको तलाशता है। और जब वो कहीं नहीं मिलता, ना परिवार में मिलता है, ना स्कूल में मिलता है, न नई साथियों से मिलता है, तो वो हर तरह की चीज़ों से वो एक्सपेरिमेंट करता है। उस एक्सपेरिमेंटेशन को भी हम कभी कभी उसका बहुत ऑड महसूस करते हैं या उसको हम एबनॉर्मल करा देते हैं। दूसरा ये है से बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी हाई रिस्क सिचुएशंस में होते हैं। जैसे बच्चा जो सड़क पे है, गरीब का बच्चा है, सिंगल पेरेंट्स का, खासकर जिस घर में वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। और आपको यकीन नहीं होगा हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस रैम्पेंट है। गरीब से ज़्यादा सो कॉल्ड अमीर क्लास में है, मिडिल क्लास में है। नौ दौलतिया वर्ग में इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है तो आप सोच नहीं सकते। और अगर डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस नहीं है तो एटीट्यूडनल वायलेंस इतना सटल और इतना क्रूएल है कि आप सोच नहीं सकते। और उसका बहुत बच्चों पर खराब असर होता है। मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे पे, अगर जो बाप अपनी बीवी यानी बच्चे की माँ की इज्जत नहीं करता है, बच्चे भी माँ की इज्जत नहीं करते। और सोचिए कितना फ्रिक्शन होता हो। एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ वायलेंस है और डिस्क्रिमिनेशन भी है। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द साइकोसोशल टेंशन। स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन है, घर में डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चों की बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है। और हाई रिस्क में जो बच्चे हैं, डिजास्टर्स होते हैं इतने सारे, मैन मेड इतने सारे वायलेंस होते हैं, कॉमन राइट्स इस देश में होते हैं, इंसर्जेंसी है, नेचुरल डिजास्टर्स इतने सारे होते हैं, उसमें सारे बच्चे को। और मैं आपको बता दूँ, आप किसी तरह से हमारे समाज में कमजोर हैं, आप बच्चे हैं, औरत हैं, क्या कहते हैं डिसेबल्ड हैं, आप माइनॉरिटीज़ हैं, आपका कुछ भी बीतती हो कोई रोने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। तो आप सोचिए जहाँ इतनी बड़ी आबादी 54% जिसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है, उस पर क्या बीतती है। बच्चों में सेक्सुअल एब्यूज बहुत है, सेक्सुअल एब्यूज। और सेक्सुअल एब्यूज इतना मेजर साइकोलॉजिकल ऑनस्लॉट है, सोशल साइकोलॉजिकल इतना बड़ा ऑनस्लॉट है, पूरी पर्सनालिटी को डिफॉर्म कर देते हैं बच्चे। तो नहीं उसका ख्याल रखना है, तो उसको केयर नहीं किया गया, उसको राइट वक्त पे उसकी थेरेपी नहीं की गई, उसको चैनलाइज नहीं किया।
और इस देश में आपको बता दें 34% सेक्सुअल एब्यूज लड़कियां एक्सपीरियंस करती हैं, 38% लड़के एक्सपीरियंस करते हैं। हम ऐसे कितने केसेस जानते हैं जहां बच्चों को सोडोमाइज किया गया बच्चे में, और आज वो फुल ब्लोन डिसऑर्डर है या उनको साइकोटिक परेशानियां हैं या उसमें तो बहुत सारी परेशानियां हैं। चाइल्ड लेबर इस देश में इतना ज़्यादा है, रैम्पेंट, और ड्रग यूज बच्चों में काफ़ी बढ़ रहा है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, वायलेंट एक्ट्स बच्चों में काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं, और ये सारे जो है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को की परेशानियों को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखते होंगे कि एडोलसेंस क्राइम बहुत बढ़ रहा है हमारे समाज में, और फर्स्ट टाइम क्राइम दिवस की तादाद बढ़ रही है। आप ये भी देखेंगे जिस बच्चे को बचपना नहीं ठीक से मिला हुआ है या जो डिल्यूजन चाइल्ड है वो बहुत ही प्रोन होता है क्राइम। हाई रिस्क ग्रुप में वो बच्चे भी आते हैं जो जिनका लो इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंटल डिले है, और जहाँ पे मैंने बताया आपको पेरेंटल मेंटल डिसऑर्डर है, माँ बाप ने किसी की एक को है, या अदर्स जो परेशानियाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा करने, उससे भी बच्चों पे काफ़ी खराब असर पड़ता है। इनका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत खराब पड़ता है, इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, एकेडमिक इम्पैक्ट करता है, इनकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इनकी बस ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है, स्कूल या स्कूलिस्टिक जो अचीवमेंट है उस पर खराब असर पड़ता है, सोसाइटी में एज ए होल वो एडजस्ट करने पे उन पर काफ़ी खराब असर पड़ता है। और ये सारे निगेटिव जो इम्पैक्ट उन पर पड़ते हैं वो एज एडल्ट उनको पे काफ़ी भारी पड़ती है, काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, सिर्फ बच्चे को लेकर बच्चे को अगर परेशानी है किसी एडोलसेंट को तो कहीं जाना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि माँ बाप से कहेगा, माँ बाप ले जाना नहीं पसंद करेंगे। स्कूल की जो हालत है वहाँ कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है। आप दिल्ली के 200 दिल्ली में कोई 3000 के आसपास स्कूल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, उसमें कहीं 200 के आसपास स्कूल में काउंसलर रखे गए हैं, इसलिए कि CBSE का ऑर्डर है। हाँ, लेकिन आप जाके सर्वे करें उन 200 स्कूल में करीब 190 स्कूल हैं जहाँ पे काउंसलर बजाय काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ केयर काम करने के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी स्कूल में काउंसलिंग पॉसिबल नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर बच्चे में परेशानी टीचर की वजह से या प्रिंसिपल की वजह से है तो किसी काउंसलर की हैसियत ही नहीं जाएगा है प्रिंसिपल को सही हुआ इडियट आपकी वजह से इसकी परेशानी है ही नहीं उसकी। इसलिए भी काउंसलिंग पॉसिबल नहीं स्कूल में, जो स्कूल का सेटअप है यहाँ पे बहुत मुश्किल है। क्या किया जा सकता है? रास्ते आते क्या किया जा सकता है? देखिए, 3 रास्ते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। हमने कई बार गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप जैसे 11 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने एडवोकेसी की और चाइल्ड मेंटल हेल्थ पहली मरतबा हमारे 5 ईयर प्लान में एज ए वर्ड यूज हुआ है चाइल्ड मेंटल हेल्थ, आप देखेंगे 11 5 ईयर प्लान में। तो उस वक्त हम लोगों ने कहा भाई स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएं, आपके जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसमें आप जोड़ें, ठीक है। होता क्या है, आप जब भी सरकार के पास बड़े जो जनता का पैसा खाते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले वो ऐसे रोएंगे जिनको पिताजी का पैसा जा रहा है, रोना शुरू करेंगे। हाँ, सबसे पहले जो है वो बाप का पैसा जा रहा है और उनके द मोमेंट पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें आपकी तनख्वाह के लिए कहाँ से पैसा आता है, आपकी हर साल 6 पे 5th पे कमीशन 6 पे, ये पैसा कहाँ से आता है भाई? ये पैसा भी कहीं से आ रहा है, जनता के पैसा। आपको मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर भी इस देश के एक्सचेकर में, मैंने पिछली बार सेक्रेटरी को ही कहा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस देश के एक्सचेकर में 5 रुपया नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं कमा करके, बिल्कुल नहीं करते, ना आप करते हैं। तो आखिर पैसा तो जनता का ही है ना। इस देश का गरीब से गरीब आदमी जो नमक और दिया सलाई खरीदता है, मैचिस खरीदता है, वो भी एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स देता है, उससे पैसा आ रहा है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं आम आदमी के पैसा नहीं है? पैसा आम आदमी का, लेकिन एटीट्यूड इतनी घटिया है, सोच इतनी घटिया है। जैसे ही आप कहिए इम्यूनिटी का पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पॉलिसी हमारी इतनी घटिया होती जा रही है, सारे जो पैसे हैं वो बाकी कामों में लगा जा रहे हैं। मैंने एक बार मॉन्टी से हलवालिया से कहा, उनके मुंह पे कहा,
तो आप ये बताइए, इस देश में बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उससे चलेगा कौन? कौन चलेगा? जब लोग ही डिसोरिएंट हो जाएंगे, पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी, उसमें चलने वाला बचेगा कौन? कौन आपको वहां पर टोल टैक्स देगा? ये सोची नहीं। आप कभी भी आप देख लीजिए, चूंकि मैं तो स्टेयरिंग कमेटी में रहा हूँ, गवर्नमेंट की इतनी सारी कमेटियों में, वहां जब भी आप बात कीजिए, अच्छा समझ ही नहीं, प्रिवेंशन की, प्रमोशन की समझ भी नहीं है उनकी समझ ट्रीटमेंट की है, उनकी समझ जो पूरी ट्रेनिंग है, आग लग गई है तो पानी डाल जाने की है। अब उनको ये आग ना लगे इसके लिए कुछ करो, उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि जब आग लगती है उसको बुझाने में पैसा बहुत बनता है। उनसे उनको कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं बनता, ये बहुत बड़ा मुश्किल। अब उनको निकाल के नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें रखो, नहीं भाई, अच्छा जब भी उनसे कहिएगा तो जो एक आशा वर्कर है या बाकी जो वर्कर है कहेंगे आप उसी को ट्रेन कर दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट खोलने की बात कर रहे हो, और जब प्रिवेंशन की बात आती है तो कहते एक ही को सब कुछ देखो, कहां से देगा तुम्हें? एक वहां पे वर्कर क्या क्या काम करेंगे? तो एक उसकी वजह यह है कि जनता डिमांड नहीं करती, जनता हमारे लोगों को इरिटेट नहीं है। और दूसरा ये है कि हम जैसे अभी देखिए यही वक्त है, और देखिए हम किनको चुन के भेजते हैं, जैसे हम होंगे वैसे को चुन के भेजेंगे, वैसे ही सरकार चलेगी। भाई जैसे हम हैं वैसे ही चुन के भेजेंगे, जैसे वो चुन के भेजेंगे वैसे ही सरकार चलेगी, वैसे ही पॉलिसी बनेगी। तो मेंटल हेल्थ की परेशानी वहां नहीं है, मेंटल हेल्थ की परेशानी हमारे समाज की परेशानी। इसलिए मैं कहता हूँ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो समाज की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल प्रोग्राम चलने चाहिए, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चलने चाहिए। अच्छा हमारे देश में एक चीज देखिएगा, मिनिस्ट्री और बाबू जो है ना मॉडल प्रोग्राम चलाने में बड़ा माहिर, दे वांट टू क्रिएट सम मॉडल, लेकिन वो मॉडल कैसे रिप्लिकेट हो, आगे कैसे जाए, वो उसके लिए आप जब भी जाइएगा वहां पे, आप कभी भी जाइए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, आज भी मेंटल हेल्थ पे बेलारी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के निमांस के डायरेक्टर भी दिखा रहे होंगे, प्रोफेसर भी दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं। 30-25 सालों में वो 80 डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन मॉडल वही दिखाएंगे। तो कैसे दिल्ली के गले में घंटी बजे कैसे? तो आज बहुत जरूरत है इस मेंटल हेल्थ सही एजुकेशन दी जाए, सही समझ समाज में पैदा की जाए, सही सोच पैदा की जाए, बीमारी में और स्वास्थ्य में फर्क क्या होता है उसकी समझ पैदा की जाए, वो फिजिकल बीमारी हो या मेंटल बीमारी। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत कमी है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आपको यकीन होगा इस देश में एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अभी 2-3 साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने शुरू किया है जहाँ पे काउंसलिंग की ट्रेनिंग होती है। सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना मॉड्यूल डेवलप किया, कहीं नहीं। आप अगर काउंसलिंग की फुल फ्लेज कोर्स तैयार कर लीजिए, कहीं किसी को रिकॉग्नाइज कर दो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर समझ ही नहीं है कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे आपके कोर्स। अगर रिकॉग्नाइज नहीं आपके कोर्स तो कोई पढ़ने नहीं आया, तो इसमें पैसा नहीं देगा, गवर्नमेंट को ये पैसा दे दो कहेगा हमारी समझ हमारे प्लान में नहीं। तो कैसे प्राइमरी केयर, कैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन की काम करें? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखिए अर्ली डे सेकेंडरी में अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लें, जैसे आप उस वक्त बात की जा रही थी 1995 म्युनिसिपल एक्ट, जहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन की बात करें। आप बताओ मेंटल हेल्थ में अगर अर्ली इंटरवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम की जाए तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा अभी किसी ने बताया ना, आप जैसे ही जाकर के अजीब सी हालत है, टर्शियरी लेवल पे ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के साथ साथ रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। आप जब तक ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन की बात कीजिए, वहां बाबू बैठा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वैसे सुनता रहेगा। द मोमेंट यू टॉक अबाउट रिहेबिलिटेशन को है हाथ खड़ा करेगा, नहीं तो उधर मिनिस्ट्री जाइए, आप उधर जा पाते भाई दवा तुम दोगे, रिहेबिलिटेट कोई कहेगा। दैट इज आई ऑलवेज से दैट। So why don't you open 2 departments, 1 department for the illness and treatment, 1 department for the health. चाहे हेल्थ की बात जहाँ होगी डिपार्टमेंट होगा वो समझेगा रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट वाले को समझ नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका कल्चर नहीं है।
This is the biggest dichotomy what we all have been experiencing. बैरियर्स बहुत हैं जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है, वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रेजुडिसेस बहुत हैं, प्रायोरिटीज़ नहीं है मेंटल हेल्थ हमारे समाज में, रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे बड़ी कमिटमेंट नहीं है, और उसके लास्ट में क्या एटीट्यूड ही नहीं है। हमारे समाज में हमें लगता है 85% प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, खासकर मेंटल हेल्थ को, और एटीट्यूड लोग भी सही है, अप्रोच सही है। आखिर में यही कहूँगा, मेंटल हेल्थ इज a very milestone of any person's whole health. Till you will not take, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कैसे मेंटल हेल्थ इंसान की लाइफ को और उसकी एक्टिविटीज को, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। वेरी चैलेंजिंग। नाउ सोसाइटी दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग लाइक ए एपिडेमिक, बिलीव इट नॉट। और खासकर जो टिप्स एजुकेशन आ रहे हैं इंटरनेट और टेलीविजन रेडियो से, उससे और कुछ नहीं पड़ रहा है। और लोग जाके किनके हाथ में पढ़ रहे हैं? क्वेट के हाथ में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे नो नॉट मच डिफरेंस बिटवीन साइकेट्री एंड क्वेट। बिलीव इट नॉट। अगर वो बैठा हुआ इंसान डॉक्टर नहीं है, और हमारे समाज में डॉक्टर की ऐसे ही कमी, डॉक्टर नहीं काउंटर, दे ऑल आर मेडिकल इंटरवेन्यू, वी डोंट हैव डॉक्टर, वेरी रेयरली दोज हु आर फॉर्चुनेट दे गेट डॉक्टर। All those who have MBBS, MD degree or MS, whatever DM, they all, the majority of them are mental entrepreneurs. They have nothing to do with you, what is happening to you. They are just there to write medicine, take money, sell medicine, get money from the pharmaceutical people. That's all. Or write unnecessary lot of pathological tests which is not needed for you and get commission. This is what is happening. So the problem is rising like anything. I don't know how this is going to be taken care. At the end, I will tell you, mental health is not simply absence of disease, but it is a process of optimum functional and maximum self-realization. For those who are ill, it is a matter of getting well. For those who are getting along, it is a matter of improvement. And for those who are robust, it is a matter of maintaining and continuing the achievement. Thank you. Any question? थका हुआ दिमाग, क्या क्वेश्चन?